Hi children, in last lecture I explained you the concept of supply, and in that lastly I explained you the supply curve and schedule. Okay, and individual supply and market supply I explained you. Now in that series we are today try to understand this 5 things. First, relationship between the price and supply. ओके, सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है? सो आई अर्लियर एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई. प्राइस और सप्लाई के बीच में सीधा सीधा संबंध है. एज प्राइस हैज राइज, सप्लाई ऑल्सो राइज. रीजन इज दैट सप्लाई इज द पॉइंट व्यू ऑफ द सेलर. सेलर क्या सोचेगा, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचे ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. ड्यू टू दैट रीजन एज प्राइस राइज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, एंड इन दैट कंडीशन कर्व हैज मूव लाइक दिस वे. सपोज 2, 4, 6, 8, 10 and here 5, 10, 15, 20 and 25. So in 2 rupees 5 unit will be supplied, in 4 unit 10 unit will be supplied, and 6 rupees 15 unit will be supplied, in 8, 20 and 10, 25, and it will move like this way. Supply curve upward पॉजिटिव स्लोप होता है इसका. ओके, डिमांड स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव अपवर्ड होता है. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई. नाउ चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन सप्लाई का सीधा साधा मतलब ये है कि ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई में जो भी कम या ज़्यादा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन सप्लाई. सपोज यहाँ पर जो है सप्लाई थी, इज इट क्लियर? अब आपके प्राइस बढ़ गए और सप्लाई बढ़ गई, दैट इज द इंक्रीज इन सप्लाई. और यहाँ पर थे और प्राइस जो है डाउन हो गए तो सप्लाई भी डाउन हो गई, दैट इज द डिक्रीज इन सप्लाई. सो दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, ये तो जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज है, और इसको हम लोग जो है इसको हम लोग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. दिस इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस. प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है, दैट इज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है वो भी देख लो जरा. प्राइस फिक्स है लेकिन उस कंडीशन में अलग अलग लेवल पर सप्लाई या तो बढ़ेगी या घटेगी. यहाँ पर प्राइस फैक्टर काम नहीं करता है. अदर देन प्राइस अनदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं. सबसे पहले एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन अदर फैक्टर आर कंज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, मींस प्राइस को छोड़कर जब दूसरे फैक्टर फिक्स हैं, इन दैट टाइम जो सप्लाई में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन. ओके, दूसरा, when one factor of the sum factor then price in factor in supply of goods are changed. मतलब प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस इज कांस्टेंट, लेकिन दूसरे जो फैक्टर हैं बराबर है. सपोज एडवर्टीजमेंट फैक्टर हो सकता है, मार्केट में स्टॉक की अवेलेबिलिटी हो सकती है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, फैक्टर्स नहीं है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से अगर सप्लाई में असर है, सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. इज इट क्लियर? सो ये है. अब इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट, ये हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया, चेंज किया, एक्सपांशन किया, इंक्रीज एंड डिक्रीज किया. ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लास्ट, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. सप्लाई को असर करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल वेयर लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वर्क, जहाँ पे सप्लाई काम करती नहीं है, सप्लाई के लॉ काम नहीं करते हैं यहाँ पर. इज इट क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से हैं? सो दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई.
तो सबसे पहले जो रेयर गुड्स हैं वहाँ पर ये काम नहीं करता है। Certain goods are rare and have even if there is significant rise in the price, their supply does not rise. अब कोई luxurious goods है, बराबर, अगर कार है, अगर ज़्यादा भाव बढ़ गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेलर उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा. It is not so. Okay, so that type of goods there is no law of supply is applicable. That is the exceptional case. उसको हम लोग exceptional case बोलेंगे. And next is the perishable goods. Whatever goods which are perishable. Perishable means which goods which easily decay or do not work for long time. लंबे टाइम तक जो चलते नहीं, जल्दी टिकते नहीं, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं. Flowers, vegetables, milk, all that things are included in perishable goods. So there also law of supply is not work. High perishable goods like milk product, vegetable, etc., fish, okay, ripened fruits, flowers cannot be stored for a long time. Hence, even in their price falls, then supply will not contract and cannot be preserved and hence must be sold. Okay, उसको किसी भी भाव में आपको बेचना पड़ता है. So वहाँ पर जो है law of supply वर्कआउट करती नहीं है. इतना जो है हम लोगों ने सप्लाई में अंडरस्टैंड किया. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सप्लाई, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड. किसी भी चीज़ का भाव कैसे नक्की होता है. तो ये अब हम लोग यहाँ पर जो है इसी एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आपका एग्जाम्पल नक्की किया, बराबर है. तो दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस इज प्राइस एंड दिस इज सप्लाई. इसको हम लोग डिमांड भी लिख देते हैं. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. ओके, और यहाँ पर 5, 10, 15, 20 एंड 25. अब देखो हम लोग सप्लाई में कैसे करते हैं. जब 2 रुपये भाव था तो सप्लाई 5 यूनिट थी. 4 रुपये भाव पे सप्लाई कितनी गई, 10. 6 रुपये पे 15, 8 में 20 एंड 10 में हाउ मच, 25. अब अगेंस्ट ऑफ दैट just see the demand. When 10 rupees price is there, only 2% is concerned with that. They will purchase this much only. Okay, in 8 rupees देखो भाव बढ़ गया, डिमांड बढ़ी, यहाँ पे आ गए. 6 रुपीज पे कहाँ पे पहुँच गए आप, यहाँ पे पहुँच गए. 4 रुपीज में कहाँ पे पहुँच गए, हम यहाँ पे पहुँच गए. ओके ओके, एंड दिस वन, this one, this one, and this one, this. Okay, अब यहाँ से अगर आप देखने जाओगे तो इट इज लाइक दिस. और यहाँ से अगर आप देखने जाओगे तो ये ऐसे होगा. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं होगा और इस पॉइंट से ऊपर बायर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, बायर इसके नीचे खरीदेगा नहीं क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. सेलर इसके नीचे बेचेगा नहीं क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होगा. सो दिस इज द पॉइंट where seller is ready to sell and buyer is ready to purchase. So that is the point which is determine the price. Okay, and like that way demand and supplies are helpful to determine the price. Okay, so here we have completed this chapter. यहाँ पे आपका ये chapter complete हो गया है. and after this, इसके बाद में जो है हम लोग जब भी अभी आगे मिलेंगे, so next topic we will start. Okay, bye, see you.